नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। तो एक बड़ी खबर है हजारीबाग से, जहां पर बड़का गांव के बादम में लोगों ने बवाल किया। आपको बता दें कि मोतरा रोड स्थित एक कंपनी को लेकर के एक ग्राम सभा बुलाई गई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और कंपनी परिसर में घुसकर के तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई। हालात पर काबू पाने के लिए कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद मौके पर दहशत का माहौल भी बन गया। ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी की ओर से बिना बताए ग्राम सभा की चिट्ठी निकाल दी जाती है और रैयतों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है और कंपनी बिना रैयतों की सहमति के जमीन लेने पर उतारू है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को शांत कराया है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको ये दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, देखिए खबर सामने आ रही है कि ग्रामीणों ने जम करके यहाँ पर हंगामा किया है, इसके बाद फायरिंग भी की गई है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। क्या यहाँ पर मामला रहा, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बताते चले लक्ष्मी कि यह बड़का गांव थाना क्षेत्र का यह बादम में स्थित जगह है, जहां कोल खनन को लेकर लगातार बातें होती रही है। बता दें कि बिना जानकारी के, ऐसा ग्रामीण जो आरोप लगा रहे कि बिना जानकारी के अभाव में जो है एनटीपीसी की जो अधीनस्थ कंपनी बीजीआर है, जो एक कोल ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है, कोल खनन का काम करती है, उनके द्वारा वहां पर जो है एक कार्यालय बनाया जा रहा था। जब उन्होंने कार्यालय बनाया तो उसके बाद जो है ग्रामीण और कंपनी के बीच समझौता की बात को लेकर आज का तिथि तय किया गया था, लेकिन जब आज वार्ता नहीं हुई तो इसको लेकर जो है ग्रामीण आक्रोश हुए और उसके बाद जो बीजीआर कंपनी की कार्यालय है वहां पर उन्होंने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिए। हालांकि इसकी जानकारी जो है स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। मौके पर थाना पुलिस पहुंचकर पूरे मामले को जो है सुलझाने का काम किया। अभी के हालात की अगर हम बात करें तो अभी हालात सामान्य है, लेकिन अगर क्षेत्र की बात की जाए तो जो ग्रामीण है उनके बीच जो है आक्रोश का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी, ग्रामीणों की क्या मांग है सुशांत? देखिए, ग्रामीणों की मांग है कि उनके साथ जो है कंपनी सबसे पहले एक ग्राम सभा कर उनके साथ वार्ता करे, उनकी कुछ कमिटमेंट है वो पूरी करे, उसके बाद जो है वहाँ पे कोल खनन को लेकर तमाम कंपनियां बैठाए, साथ ही साथ कार्यालय करे और खनन का काम करे। कुछ इस तरीके से जो है वो लगातार इनकी मांगे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड में कभी भी विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बच सकती है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया। इसी बीच बीजेपी कल अपना आंशिक घोषणा पत्र जारी करेगी और 7 या फिर 8 अक्टूबर को सीट बंटवारे पर भी मुहर लग जाएगी। देखिए रिपोर्ट। समय कम है, झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐसे में जोर शोर से शुरू हो चुकी है वादों और दावों की पॉलिटिक्स। बीजेपी कल शाम 5 बजे अपना आंशिक घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, जिसमें 5 प्रमुख मुद्दों का ऐलान होगा। बाकी का पूरा घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र काल 5 बजे हम लोग 5 बिंदु, जो घोषणा पत्र का सबसे जो बड़ा 5 बिंदु है वो हम कल रिलीज करूंगा। पूरा घोषणा पत्र आने में समय लगेगा, लेकिन पहला 5 बिंदु कल हम लोग आप लोगों का सामने रखने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार 5 चरणों में अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में जनहित के मुद्दों को जगह दी जाएगी। साल 2025 में धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती होनी है, इसीलिए बीजेपी ने 150 संकल्पों का अलग से ऐलान का फैसला लिया है। वहीं झारखंड निर्माण के 25वें सालगिरह की थीम पर भी राज्यवासियों के लिए अलग से 25 संकल्पों का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने जेएमएम की मैया सम्मान योजना का भी कार्ड निकाल लिया है। झारखंड में बीजेपी ला रही है गोगो दीदी योजना। मां और बेटी दोनों को इसमें लाभ दिया जाएगा। 59 साल तक की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। 15 साल की किशोरी को भी इसका लाभ दिया जाएगा। हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे।
बीजेपी का ये संकल्प पत्र कितना खास होगा और जनता कितना इस संकल्प पत्र को अपनाती है, समय बताएगा। लेकिन बीजेपी नेताओं के तेवर देख इतना तय लग रहा है कि अब की बार झारखंड में आर पार के मूड में आ रही है बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी कल शाम को घोषणा पत्र का कुछ अंश जारी करने जा रही है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तंज कसा है और पूछा है कि बीजेपी ने केंद्र में जो घोषणा की थी उसका क्या हुआ। पार्टी क्या घोषणा पत्र लाएगी? इनके तो सबसे बड़े घोषणा पत्र था कि इन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे, ये कहा था। इन्होंने कहा था कि 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन वापस आ जाएगा। इन्होंने कहा था कि महंगाई जो है बहुत हुआ, महंगाई की मार अबरी मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अबरी मोदी सरकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी संगठन की तरफ से सीट बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी की ओर से दावा जरूर किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है, बस ऐलान होना बाकी है। देखिए रिपोर्ट। कब खत्म होगा सस्पेंस? कब तय होंगी सीटें? कब आएगी उम्मीदवारों की लिस्ट? कब बजेगी चुनाव की डुगडुगी? झारखंड के मतदाताओं को अब चुनाव का ही इंतजार है और चुनाव आयोग की ओर से जो इशारा मिल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि झारखंड में चुनावी डुगडुगी बजने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। और ऐसे में बीजेपी ने भी कमर कस ली है। झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीए गठबंधन की तस्वीर साफ करते हुए ये कहा है कि बीजेपी आजसू और जेडीयू के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरबी का जिक्र नहीं किया है। हालांकि तारीख का ऐलान जरूर कर दिया गया है, 7 या 8 अक्टूबर को सीटों का ऐलान हो जाएगा। 2 बात क्लियर है कि हमारा जनता दल यू से हमारा चुनाव का एडजस्टमेंट होगा और जनता दल यू का साथ मोटा मोटी हमारा सीट का जो क्रम है वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। आजसू का साथ हमारा अलायंस होगा। आजसू का साथ भी 1 या 2 सीट छोड़ के सहमति बन चुका है। मेरा लगता है 7-8 तारीख ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाएगा। आजसू की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत में सब कुछ तय है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि आजसू की ओर से 11 सीट पर उतरने का दावा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी आजसू को 7 से 9 सीट ऑफर कर रही है। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी 67 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मुझे लगता है कि अगले 48 घंटों के भीतर सीट शेयरिंग के संबंध में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी जाएगी। फॉर्मूला तय है, मगर जनमानस के पटल पर अभी घोषणा नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अगले 48 घंटों के भीतर ये घोषणा होने वाली है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका निर्णय शीर्ष स्तर से जब हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, उसी आधार पर सीटों का शेयरिंग की जाती है। बीजेपी ने झारखंड में एनडीए में चिराग को जगह नहीं दी। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाती है और बीजेपी आजसू और जेडीयू की तिगड़ी क्या कमाल कर पाती है, क्या जेएमएम को सत्ता से हटा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। रांची से निरंजन और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी हर फैसले को जनता के माइंडसेट के हिसाब से तारीख दर तारीख तय कर रही है और उसी के अनुसार शनिवार 5 अक्टूबर को बीजेपी अपना आंशिक घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। इसके बाद गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान भी 8 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। दरअसल आजसू के साथ गठबंधन पर दिल्ली में सब कुछ फाइनल हो चुका है, वहीं जेडीयू के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। आजसू के साथ चंदन कियारी की जिस सीट पर जिद चल रही है
वो सीट बीजेपी के खाते में गई है। वहां से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि आजसू अब भी डबल डिजिट में सम्मानजनक गठबंधन का दावा कर रहा है, लेकिन बीजेपी इस बार के चुनाव में 2019 वाली कोई भी गलती दोहराने के मूड में नहीं है। लेकिन बीजेपी की तैयारी पर जहां कांग्रेस तंज कस रही है, तो वहीं राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि इस बार हेमंत सोरेन की लड़ाई बीजेपी से नहीं, पूरा एनडीए से है। जनता ने यह फैसला कर लिया है कि 2029 तक इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए दरवाजे सत्ता के बंद हैं। तो अब वो लोग अपना सीट शेयरिंग का फैसला कर ले, जो भी कर ले, लेकिन जनता ने उनके फैसले को विराम लगा दिया है और इस राज्य में सत्ता के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिया है। एनडीए लड़ेगा यूपीए से, पिछली बार वाली स्थिति नहीं होगी। पिछली बार यूपीए से बीजेपी लड़ रही थी, इस बार यूपीए से एनडीए लड़ेगा। सीटें कम बेसी आगे पीछे करके मतलब जदयू को भी उसमें एडजस्ट करना है। एक आध दो सीट मान लीजिए, एक आध सीट जो है वो पासवान जी की पार्टी को भी देकर, चिराग को भी, क्योंकि वो भी आजकल भवकते रहते हैं हमेशा, जबकि है कुछ नहीं, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। बीजेपी के लिहाज से समझें तो झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार गणित का पुरजोर कैलकुलेशन दिखेगा। पार्टी गठबंधन के तहत उन सीटों को नहीं छोड़ना चाहती जहां उसका अपना कैडर वोट मजबूत है। पार्टी गठबंधन दलों को उन्हीं सीटों को शेयर करेगी जहां जातिगत समीकरण फिट बैठता है। कुल मिलाकर समझ जाइए तो झारखंड विधानसभा के कुरुक्षेत्र में इस बार मुद्दों का अस्त्र नहीं बल्कि जाति का शस्त्र चलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो इधर कांग्रेस ने भी वोटरों को गोलबंद करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है और जनसंवाद अभियान लक्ष्य 2024 के तहत रामगढ़ से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। रामगढ़ के गोला और सुभाष चौक के पास राजेश ठाकुर ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सरकार के काम को लेकर जाने के लिए कहा, ताकि जनता को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सके। लक्ष्य 2024 के बैनर तले हम लोग प्रत्येक विधानसभा में आज से जा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लगाया गया है कि कैसे हमने जो वायदे किए थे उसको पूरा करने का काम किया है। विधानसभा चुनाव के दंगल में राजनीतिक दलों की तैयारियों के बाद अब बात उस रेफरी की जिसके इशारे पर यह पूरा खेल होना है। निर्वाचन आयोग भी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है और खबरों के मुताबिक 8 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। खबर है कि 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होगा और 15 नवंबर के बाद चुनाव की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की टीम पर रांची दौरे पर आई थी निर्वाचन आयोग की टीम और तभी सभी दलों ने 15 नवंबर के बाद ही चुनाव का सुझाव दिया था और माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे भी आ सकते हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग भी, अब आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग भी रेस में है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर रांची में पुलिस के अधिकारियों और जिले के नोडल पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और मास्टर ट्रेनर ने इन्हें ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद ये पुलिस अधिकारी अब अपने अपने क्षेत्र में बाकी अधिकारियों को चुनाव को लेकर के व्यवस्था का निर्देश देंगे। इसमें आने वाला विधानसभा चुनाव में कैसा एक निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करना है, उसका संबंध में पुलिस का एंगल में कैसा करना है, उसका संबंध में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में डीआईजी, एसएसपी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर है, वो यहाँ पर इलेक्शन का कितना नोडल ऑफिसर स्टेट लेवल पर, वो सभी उपस्थित है। आज उसका इलेक्शन के संबंध में पूरा चर्चा हुई। आने वाले समय में उन लोगों को और नीचे लेवल में ट्रेनिंग करते हुए पूरा चुनाव के लिए तैयार हो जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची को बड़ी सौगात दी। कांटा टोली फ्लाईओवर का सीएम ने उद्घाटन किया। करीब 225 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बना है। उद्घाटन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ खुद कार चलाई और इस दौरान हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने जनता का अभिवादन भी किया। फ्लाईओवर पर कार चलाते चलाते सीएम हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर की विशेषता बताई और उम्मीद जताई कि इससे शहर में जाम की बड़ी समस्या खत्म होगी। लगी रहती थी वो सभी अब देखिए, आज हम लोगों ने कांटा टोली का नया फ्लाईओवर का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया है।
और अभी उस पर हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं और आज ये पब्लिक के लिए पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे इस अगल बगल क्षेत्रों में जो भीड़ जाम चौक चौराहों में लगी रहती थी वो सभी अब खत्म हो जाएंगी। रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई फ्लाईओवर की सौगात दी जाएगी, जिससे शहरों में जाम की समस्या खत्म होगी और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा भी होगी। आज एक फ्लाईओवर मिला, 2-4 महीने के बाद एक और फ्लाईओवर मिलेगा, साल भर के बाद 1.5 साल के बाद एक और फ्लाईओवर मिलेगा, 3-4 साल के बाद फिर फ्लाईओवर्स मिलेंगे। कई ऐसे चीजें हैं। आज तो शिलान्यास हुआ, आप देखिए 2-2.25 साल के अंदर इतना बड़ा फ्लाईओवर को झारखंड में बनते हुए आप लोगों ने शायद ही देखा होगा। ये होता है सरकार की दूरदर्शिता। चुनाव से ठीक पहले रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने निशाना साधा है। संजय सेठ ने कहा है कि ये श्रेय लेने की सियासत है, लेकिन बीजेपी श्रेय की राजनीति नहीं करती है और काम करती है। उद्घाटन कर दिया, लेकिन जब आप जाओगे ना तो नीचे सेंट्रिक दिखेगी। चलो कोई बात नहीं, हम श्रेय नहीं लेते, हम काम करते हैं और रांची की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हम सब कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी की देन झारखंड, उसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांटाटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन में पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि राज्यसभा सदस्य को विशिष्ट अतिथि बनाकर आमंत्रित करना और दूसरी ओर बीजेपी के 3 राज्यसभा सदस्यों को इस कार्यक्रम से दूर रखना सरकार के दोहरे चरित्र को दिखाता है। निर्वाचन आयोग ने रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर कार्रवाई के लिए राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है। डीसी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करने के आदेश को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को 6 दिसंबर 2021 को पत्र लिखकर आदेश का अनुपालन करने को कहा। इसके साथ ही 15 दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया था। आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को आदेश जारी कर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को पद से हटाने, विभागीय कार्यवाही करने और आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े हुए पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और पिछले दिनों ही उन्हें रांची का डीसी बनाया गया है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि मधुपुर विधानसभा चुनाव के समय ही चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, लेकिन जब रांची डीसी को ट्रांसफर कर उनको रांची उपायुक्त बनाया गया है तो कहीं ना कहीं इससे साफ झलकता है कि चुनाव आयोग की अवहेलना हो रही है। 2 महीने पहले यहाँ के जो रांची के उपायुक्त थे उनके तबादला करने के बाद इनकी पदस्थापना की गई, तो चुनाव आयोग ने उसको लेकर आपत्ति किया है कि जब सारी बातें पहले से स्पष्ट है कि इनकी पदस्थापना नहीं होनी है, अब कोई चुनाव के महत्वपूर्ण कार्य में इनको नहीं लगाया जा रहा है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ने इनकी पदस्थापना कैसे करनी है। कोयलांचल में धूमधाम से नवरात्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। बलियापुर प्रखंड के एमओसीपी में 108 नवयुवक, आपको बता दें कि दुर्गा पूजा समिति सेक्टर 1 की तरफ से भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। भव्य पंडाल का भी निर्माण कार्य की तैयारी शुरू की गई है और इस साल भी भव्य मेले का आयोजन किया गया है। एमओसीपी सेक्टर 1 में 1998 से दुर्गा पूजा होते आ रहा है और दुर्गा पूजा यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बांग्ला रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पर पूजा होता है। नज़दीक में दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और अभी जो अपराध की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर पूर्णतः अंकुश कैसे लगाया जा सके, उस संदर्भ में अभी सभी पदाधिकारियों के साथ डिस्कशन हुआ।
जमशेदपुर में नवरात्रि की धुन देखने को मिल रही है। जगह जगह डांडिया और गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की पत्नी और बहू भी डांडिया कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी महिलाओं के साथ जमकर डांडिया खेली। सासाराम से एक बड़ी खबर है। यात्रियों से भरी बस पलट गई है। आपको बता दें कि एक यात्री की मौत की खबर है, वहीं 14 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल लाया गया और सासाराम से पटना ये बस जा रही थी। नोखा के पेनार के पास में ये हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर है। सासाराम से यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिससे एक यात्री की मौत हो गई। 14 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल लाया गया है, इलाज जारी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।